प्रत्येक माता पिता या फिर जो भी नवविवाहित जातक होते हैं उन सबके मन की यही मनोकामना होती है कि हमारा जो विवाह है या हमारे बच्चों का जो विवाह है ये बहुत अच्छे से चले, ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ ये निभाते रहें और जो भी मुसीबतें हों, परेशानियां हों, उनको एक साथ मिल कर के ये लोग आपस में उसका निर्वाह करते रहें। जब भी आप अपने बच्चों का विवाह करते हैं, विवाह करते वक्त जो है सभी लोग कुंडलियों में से गुण का मिलान अवश्य करवाते हैं। गुण मिलान करने से आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, हमारे बच्चों के बीच में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं है। शास्त्रों में वैसे देखा जाए तो 18 से ऊपर अगर गुण मिलते हैं तो ये शुभ माने जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप लोगों ने अपने बच्चों के कुंडलियों का गुण मिलान भी करवा लिया है, उसके बाद अगर आप बच्चों का विवाह करते हैं तब भी कई बच्चों को गुण मिलान होने के बावजूद भी तलाक के योग बने रहते हैं, आपस में उनकी नहीं बनती है, संतान उत्पत्ति नहीं होती है, विवाह में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या है? जब गुण मिलान किए थे तो सब पंडित ने सही बोला था, फिर भी उसके बाद उन बच्चों का विवाह क्यों नहीं चला? लाखों रुपए लगा करके हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और विवाह करते हैं, लेकिन जब ये विवाह टूटने की कगार पर आ जाता है तो दोनों पक्षों के परिवारों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप बताने वाली हूँ कि आप बेशक बच्चों की गुण मिलान करवाना ही इनफ नहीं है, गुण मिलान के साथ साथ आपको अपने दोनों बच्चों के चवर हो या कन्या हो तो इनकी कुंडलियों का मिलान अवश्य करवाना चाहिए। वैसे तो गुण मिलान से संबंधित मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, उन वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप देखिए कि गुण मिलाने के वक्त जब चंद्रमा से चंद्रमा को मिलाया जाता है लड़के और लड़की की, तो उनका गुणों का मिलान हो जाता है और कौन से गुण के मिलने पर क्या फल मिलता है उसके बारे में भी बहुत अच्छे से मैंने जानकारी बता रखी है। कितने गुण मिलते हैं तो क्या उसका शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है, ये मैंने विस्तृत रूप से बताया हुआ है, तो आप पहले उसको भी अवश्य देखिए। और अगर आपके बच्चों का सिर्फ किसी नॉर्मल पंडित के पास जाकर के गुण मिलान करने के पश्चात शादी के लिए बिल्कुल मत सोचिए, किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए, उनकी कुंडलियों का मिलान करिए। इसलिए मैंने लिखा है गुण मिलान व कुंडली मिलान में अंतर। क्या अंतर होता है? तो गुण मिलान सबको पता है, लड़की का चंद्रमा और लड़के का चंद्रमा आपस में मिलाया जाता है और फिर जितने गुण मिलते हैं तो पंडित जी के द्वारा आपको बता दिया जाता है। लेकिन कुंडलियों का मिलान करना इतना आसान नहीं है। ज्योतिष में देखा जाए तो वैसे बहुत सारे ऐसे योग बताए गए हैं जिससे वर और कन्या के योगों को अगर आप मिलाएंगे तो पता चल जाएगा कि इनके आने वाला भविष्य या भावी जीवन विवाहित के पश्चात कैसे रहने वाला है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमः शिवाय। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। गुण मिलान के पश्चात आखिर कुंडली का मिलान कैसे किया जाए, कौन कौन से ऐसे सूत्र हैं, उनका मैं जो है अब वाइट बोर्ड पे आपको बताने वाली हूँ। तो आपको ये सूत्र अवश्य पता होने चाहिए। अभी तो मैं कम से कम जो है 10 से 15 सूत्र आपको बता रही हूँ, लेकिन असंख्य सूत्र होते हैं। तो जो कॉमन सूत्र है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बावजूद भी अगर आप अपने लड़के की या लड़की की कुंडलियों का मिलवान करवाना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है अपना फ़ोन नंबर दे रखा है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके बच्चों की गुण के साथ साथ कुंडलियों का मिलान जो प्रॉपर तरीके से होता है उसकी सटीक जानकारी आपको दे सकती हूँ। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर नहीं डाला है, यहाँ पर सिर्फ जो है जो भी राशियाँ होंगी वो सब चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँगी। सबको पता है कुंडली के 12 भाव होते हैं, यहाँ से प्रथम भाव शुरू होता है और यहाँ पर जो है 12वां भाव आता है।
जब भी आप अपने बच्चों के कुंडलियों का मिलान करवाते हैं तो उस समय अगर आप देखेंगे कि लड़के का जो सप्तम भाव है, ये सप्तम भाव होता है। अब ये चाहे लड़के का हो या लड़की का हो, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर लड़के के सप्तम घर के स्वामी की जो राशि होती है, अब मान लीजिए यहाँ पर जो है किसी की जो है यहाँ पे जो मान लीजिए 2 वृष राशि है, ठीक है। अब ये 2 नंबर यहाँ बैठा हुआ है। अब ये 2 नंबर की जो स्वामी होगा वो लड़के के किसी भी भाव में आकर के बैठ सकता है। अगर वही राशि कन्या की हो तो इन दोनों का विवाह बहुत अच्छा माना जाता है। अब मान लीजिए ये है वृष राशि, तो 2 नंबर वृष राशि का होता है। तो वृष राशि अगर कन्या की पड़ जाती है तो ये दोनों का विवाह शुभ माना जाएगा। अब उसके बाद आता है कि यदि लड़के और लड़की के सप्तमेश का जो भी स्वामी होता है वह अपने उच्च स्थान पर बैठा हो तब भी शादी बहुत अच्छी चल रही हो। अब मान लीजिए सप्तमेश का स्वामी कौन होता है, जो है वृष राशि है। अब वृष राशि किसी की भी जो है, यहाँ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ सप्तम भाव में वृष राशि बैठी हुई है। वृष राशि का स्वामी हो जाता है शुक्र, और शुक्र जो है उच्च कब होता है, जब वह मीन राशि में चला जाता है। तो सप्तम का स्वामी अगर उच्च होकर के बैठा हो तब भी लड़के और लड़की की जो विवाह है वो बहुत अच्छा जाता है। एक और मैं आपको बता रही हूँ, अगर किसी भी कन्या और जो भी वर है, इन दोनों के राशियों का स्वामी अगर एक ही होता है तब तो शास्त्र में यहाँ तक भी कहा गया है कि दोनों की राशियों का स्वामी अगर एक हो तो इसे 36 गुण मिला हुआ समझना चाहिए और ऐसे लोगों का विवाह भी अच्छा चलता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अभी ये जो है 2 नंबर वृष जो है वो शुक्र की राशि होती है, और 7 नंबर जो तुला है उसका स्वामी भी शुक्र ही होता है। तो अगर कन्या और वर दोनों की राशि का स्वामी एक हो जाता है तब भी ऐसे लोगों का विवाह जो है अच्छा जाता है। विवाह के लिए एक चीज़ आपको समझना बहुत अधिक ज़रूरी है कि अगर आप लड़के का विवाह कर रही हैं तो लड़के का शुक्र अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पहले ये देखना होगा कि आपके लड़के का शुक्र कितना कौन से भाव में बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है। अगर वो अच्छे भाव में, अब अच्छे भाव में चाहे वो अगर वो केंद्र में बैठा हुआ हो या फिर वो त्रिकोण में आकर के बैठा हो तो यहाँ पर शुक्र अच्छा माना जाता है, या शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो इस तरह के जातकों का जो खासकर लड़कों का विवाह अच्छा जाता है। अब कन्या के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो कन्या के लिए कुंडली में गुरु का स्थान देखना अत्यंत आवश्यक है। अगर किसी भी कन्या का गुरु जो है त्रिकोण में या फिर ये केंद्र में और यहाँ त्रिकोण में अगर जाकर के गुरु बैठा हुआ है, शुभ राशि में बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है और गुरु की स्थिति अच्छी है या गुरु बली होकर के बैठा है, तब ऐसी कन्याओं का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा जाता है। तो पुरुषों के लिए शुक्र और कन्याओं के लिए गुरु अवश्य देखना चाहिए। अगला सूत्र है कि अगर लड़के का शुक्र इन 12 भाव में से किसी भी भाव में आकर के बैठा हो, लेकिन वो जिस राशि में आकर के बैठा है वही राशि अगर कन्या की भी हो जाती है। अभी मान लीजिए लड़के का जो शुक्र है, यहाँ पे लगा देते हैं 5 नंबर में शुक्र आकर के बैठ गया है, तो 5 नंबर का स्वामी कौन हुआ, वो हो गया सिंह राशि। तो कन्या की राशि अगर सिंह होती है और शुक्र सिंह में बैठा हुआ है तो इन दोनों का भी वैवाहिक जीवन अच्छा गुजरेगा। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, सिर्फ आपको यही एक सूत्र नहीं मिलाने होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। जब भी आप वर और कन्या का कुंडली का मिलान करते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें ये देखना चाहिए कि कहीं आपके लड़के या लड़की में तलाक के योग तो नहीं बन रहे हैं। नंबर 2, आपके बच्चों में कहीं पर नपुंसकता के योग तो नहीं बन रहे हैं। नंबर 3, आपके बच्चों में कहीं पर होमोसेक्सुअल यानी जिसे हम आजकल कहा जाता है कि वो सेम ही लिंग की तरफ अट्रैक्शन हो गए हैं, तो उस तरह के योग तो नहीं बन रहे हैं। साथ ही साथ आपके बच्चों में कहीं पर नपुंसकता का योग तो नहीं बन रहा है। उसके पश्चात आपको देखना चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं उनका आचरण, उनका जो
जो चारित्रिक आचरण है वो कैसा है, वो ठीक है या नहीं है, या फिर सबसे बड़ी बात कि आपके बच्चे जब भी विवाह उनका हो जाएगा तो विवाह के पश्चात संतान प्राप्ति के योग उनको बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इन सभी चीज़ों की भी कैलकुलेशन करना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो जो मैं आपको मिलान बता रही हूँ ये मिलान भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे आगे पता चलेगा कि दोनों का दाम्पत्य जीवन किस प्रकार का रहने वाला है। और जितने अधिक चीज़ें मैं बता रही हूँ वो सब चीज़ें अगर ज़्यादा से ज़्यादा मिलान खा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला सूत्र है सब लड़के का जो लग्नेश, ये लगन का हिस्सा होता है, इसे हम प्रथम भाव, तनु भाव और लग्नेश कहते हैं। तो लग्नेश में अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कोई एक राशि में 3 नंबर की राशि ले लेती हूँ, यानी जो है मिथुन राशि है, तो जो भी लड़के का लग्नेश होगा और उसी लग्नेश का जो स्वामी है अगर लड़की उस राशि की होती है, तो जैसे मैंने कहा कि लड़के का लग्नेश 3 है और उसका स्वामी बुध है, तो 3 जो है वो मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है। तो अगर लड़की की बुध मिथुन राशि हो जाए या फिर लड़की की कन्या राशि हो जाए, तो कन्या और मिथुन दोनों का स्वामी बुध होता है, तो ये राशि अगर पड़ जाती है तब भी ऐसे में दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छा जाता है। अब आता है अगला सूत्र। अब मैं बता रही हूँ आपको ये चीज़ चंद्रमा से काउंट करनी है। मान लीजिए चंद्रमा लड़के का किसी भी भाव में हो सकता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए लड़के का जो चंद्रमा है यहाँ पर आकर के बैठा हुआ है, अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन आपको गिनना है कि यहाँ जो चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा से 7वां घर कौन सा पड़ता है। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां घर जो है ये है आपका त्रिकोण वाला भाग्य भाव का घर। अब इस भाव में कौन से राशि का नंबर यहाँ पर पड़ रहा है, मान लीजिए कोई भी नंबर आता है 1 से लेकर के 12 के बीच में, जो भी नंबर चंद्रमा से 7वां जो भी राशि पड़ती है, अगर वही राशि कन्या की होती है तब भी ऐसा जो विवाह है ये शुभ माना जाता है। अब ये जो मैंने सूत्र बताए थे ये मैंने पुरुष के यानी वर के हिसाब से बताए थे। अब जो मैं आपको बता रही हूँ ये दोनों के लिए कॉमन है, चाहे वो कन्या हो या फिर वो पुरुष हो। शास्त्रों में कहा गया है ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव में अगर यहाँ पर सूर्य आ जाता है तो सूर्य को अगर आप देखेंगे तो ये एक जो है पाप ग्रह माना जाता है, यानी पाप की संज्ञा कही जाती है। तो सप्तम भाव में अगर सूर्य आता है तो यहाँ पर जातकों का, ऐसे जातकों का जो वैवाहिक जीवन है, चाहे वो कन्या हो या पुरुष हो, उनका वैवाहिक जीवन में हमेशा कलेश बना रहता है, क्योंकि सूर्य अग्नि का कारक है। तो जातक में जो है गुस्से की मात्रा बहुत अधिक होगी और जिसके कारण जो है लड़के और लड़की में दोनों में आपस में हमेशा कलेश बनता रहेगा। इसके कारण से यहाँ पर सूर्य जब भी होता है तो ये दोनों, चाहे कन्या हो या पुरुष हो, फिर उस घर के कलेश के कारण वो बाहर जाकर के अवैध संबंधों का निर्माण करते हैं और फिर बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसे लोग चलाने लगते हैं। तो ये चीज़ आपको अवश्य देखनी चाहिए। अब आ जाता है कि सप्तम भाव में ही अगर यहाँ पर राहु आकर के बैठा हो और राहु के साथ साथ अगर यहाँ पर शुक्र भी आकर के बैठा हो, यानी राहु और शुक्र की यहाँ पर युक्ति हो रही हो या फिर राहु के साथ चंद्रमा की युक्ति हो रही हो, चाहे इसके साथ हो चाहे इसके साथ हो, इन दोनों की यहाँ पर आपस में युक्ति हो रही हो तथा जो शुभ ग्रह गुरु माना जाता है वह द्वादश भाव में अगर गुरु आकर के बैठे हुए हैं, तो इस तरह के जो जातक हैं ये विवाह के पश्चात अवैध संबंध अवश्य बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब राहु के साथ चंद्रमा जुड़ेगा तब यहाँ पर इन लोगों की जो काम के प्रति जो ललायित होते हैं ये बहुत अधिक होते हैं। साथ ही साथ अगर शुक्र की युक्ति अगर यहाँ पे हो जाए तो ये तो कहती हैं कि जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो जाती है। तो राहु और शुक्र का और राहु और चंद्रमा का सप्तम भाव में होना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा ही अगर विवाहित जीवन जो है बेशक ये अच्छा चलाते रहेंगे, स्मूथली चलाते रहेंगे, लेकिन फिर भी ये बाहर जाकर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अवश्य बनाते हैं, जिसके कारण आगे चल के इनके वैवाहिक जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
एक चीज़ और देखनी चाहिए कि सप्तम भाव में अगर जितने से ज़्यादा क्रूर और पाप ग्रह भी देखते हैं तब भी यह शुभ स्थिति नहीं होती है, क्योंकि उसके कारण जो है मल्टीपल अफेयर्स भी बनते हैं, साथ ही साथ डाइवोर्स के भी जो है उतने ही ज़्यादा योग बनते हैं। इसलिए आपने देखा है कई लोगों को 2-2 3-3 शादियां कर लेते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं, फिर विवाह करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को चाहे वो कितना भी शादियां कर ले, उनके जीवन में वैवाहिक सुख मिलता ही नहीं है। जो भी लोग विवाह के पश्चात अपनी वाइफ के साथ हमेशा झगड़ा करते हैं, उनको चीटिंग करते हैं, मार पिटाई इत्यादि करते हैं, यही काम अगर वाइफ भी इसी प्रकार के कुछ गलत काम करती है तो आने वाले अगले जन्म में जब भी आप दोबारा जन्म लेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन कदापि सुखी नहीं रहने वाला है, वहाँ पर आपको हमेशा ही परेशानियाँ रहेंगी। तो याद रखिए, आप ये मत सोचिए कि आपने चुपके से कुछ भी अवैध संबंध बना दिए हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है। बेशक किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक है ईश्वर जो आपकी सब करने का फल रख रहा है, और वो कर्मों का फल अवश्य आपको भुगतना ही पड़ता है, तो आप उससे कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। अब आ जाता है अगला सूत्र। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर जातक की कुंडली में बुध और शनि की युक्ति अगर आपस में द्वादश भाव में पड़ रही हो, तो ये जो द्वादश भाव है यहाँ पर बुध की और शनि की युक्ति, बुध और शनि, तो एक चीज़ याद रखिए, जो द्वादश भाव होता है ये सैया सुख का भाव होता है, बेड प्लेजर का भाव होता है। तो यहाँ पर भी अगर जो है क्रूर ग्रह आ जाते हैं या पाप ग्रह आ जाते हैं, तब भी ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन इतना अच्छा नहीं जाता है। और ख़ासकर बुध और शनि की युक्ति अगर यहाँ पर आ जाती है तो ऐसे जो खासकर जो पुरुष होते हैं उनको शीघ्र पतन की कि ये रोगी बन जाते हैं। इनका जो सेक्सुअल जीवन होता है आफ्टर मैरिज वो उतना अच्छा नहीं बन पाता है, जिसके कारण आगे चल के जो है इनको जो है विवाह के पश्चात जो है काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसे जातकों का विवाह अक्सर टूट भी जाता है। और यदि इसी योग में एक चीज़ मैं और समझाना चाहती हूँ, यही योग में यदि लगन सप्तम और अष्टम भाव में, लगन सप्तम और अष्टम भाव में यहाँ पर राहु भी आकर के बैठ जाता है, तो ऐसे जो लड़के होते हैं ये धीरे धीरे जैसे ही युवावस्था की तरफ पहुँचते हैं इनको गलत आदत लग जाती है, और जिसके कारण ये गलत प्रकार की संगति में पड़ जाते हैं। खासकर ऐसे जो लड़के होते हैं ये पॉर्न मूवी बहुत अधिक देखते हैं, और जिसके कारण ये जो दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके कारण ये जो है आगे चल के अपना जो युवा जीवन है वो खराब कर लेते हैं, बहुत सारे मैस्टरबेशन करते हैं, और इसके कारण जब इनका विवाह होता है, विवाह के पश्चात फिर जब संबंध बनाने का समय आता है फिर वो वहाँ पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और फिर ऐसे जातकों का विवाह काफ़ी समय तक नहीं चलता है। तो इन लोगों की तरफ थोड़ा इस चीज़ों पे जो है, अगर आपके बच्चे की कुंडली में खासकर लड़के की कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं तो बचपन से ही जो है जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उस समय पिता को कुछ बातें जो हैं अपने बच्चों को समझानी चाहिए। अगला सूत्र है, अगर लड़के की कुंडली में सप्तम भाव में यहाँ पर आकर के शुक्र बैठा हुआ हो, अगर यहाँ पर शुक्र आकर के बैठता है तो ऐसे जातक बहुत अधिक कामुक होते हैं, और इनके लिए एक स्त्री पर्याप्त नहीं होती है। विवाह के पश्चात भी यह अन्य स्त्रियों के साथ अनैतिक संबंध बनाते हैं, जिसके कारण आगे चल के इनके वैवाहिक जीवन में नाना प्रकार की मुसीबतें आनी लगती हैं और उनका वैवाहिक सुख नष्ट हो जाता है। कुंडली में बनने वाला अगला योग है, अगर जातक की कुंडली में अगर शत्रु राशि में अब मंगल और शनि आकर के बैठे हुए हों, तो अब यहाँ पे शत्रु राशि कैसे हो गई, अभी जैसे मान लीजिए मंगल के बारे में बताया है, तो मंगल के जो शत्रु हैं वो राहु भी शत्रु है और केतु भी मंगल का शत्रु है। तो शत्रु राशि में अगर मंगल आके बैठ जाए या फिर शनि का जो भी है वो भी शत्रु राशि में ही आकर के बैठ जाए। अब शनि के लिए शत्रु राशियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, अब मान लीजिए सूर्य की राशि में अगर शनि आकर के बैठ जाए तो सूर्य और शनि की आपस में जो है शत्रुता मानी गई है। तो मंगल अगर शत्रु राशि में आके बैठ जाए, शनि अगर शत्रु राशि में आके बैठ जाए, या फिर ये
क्रूर राशि में आकर के भी बैठ जाएं। तो पाप राशियां, क्रूर राशियां कौन सी होती हैं, ये आपको वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो भी आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा पाप राशियां, क्रूर राशियों के बारे में। तो अगर मंगल शनि शत्रु राशि में स्थित हो, क्रूर राशि में स्थित हो, और खासकर ये जो राशियां हैं सप्तम भाव में पड़ रही हो, तो यहाँ पर बैठने वाला जो भी ग्रह होगा और जिस भी जातक की कुंडली में अगर ये वाला योग बन रहा होगा, तो ऐसा वर्ग कदापि अच्छा नहीं होता है। ऐसा जातक बहुत ही क्रूएल होता है। विवाह के पश्चात मारपीट करना उसके लिए आम बात होती है, और यह अपनी जो अर्धांगिनी है उनको कभी भी पूरे रूप से सुख नहीं दे पाता है, और मार पिटाई, कोर्ट कचहरी आगे चल के इन लोगों को काटनी पड़ती है। अगर जातक की कुंडली में सप्तम भाव में, तो ये सप्तम भाव है, यहाँ पर शनि प्लस चंद्रमा, इसकी अगर युक्ति हो रही हो, तो ऐसा जातक जो है बिल्कुल भी अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम का भाव नहीं रखता है। उसके लिए उसके मन में कोई भी प्रेम संबंधी कोई भावना नहीं होती है, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, और आगे चल के ऐसा जातक जो है अवैध संबंध अवश्य बनाता है। अब एक और मैं आपको याद, मुझे सूत्र आया है, मैं बताती हूँ। अगर मान लीजिए किसी भी जातक का यहाँ पर केतु बैठा हो और यहाँ पर राहु बैठा हो, अगर ये राहु और केतु उच्च के होकर के बैठे हैं, तब उच्च के जो ग्रह होते हैं और खासकर जो बली ग्रह होते हैं, ये दुष्प्रभाव तो देते हैं, लेकिन उतना अधिक दुष्प्रभाव नहीं देते हैं, अपना अच्छा प्रभाव ज़्यादा देते हैं। अगर उच्च के हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये किसी अन्य राशि में या नीच राशि में होकर के केतु लगन में और राहु सप्तम भाव में आकर के बैठ जाता है, खासकर ये पुरुषों के बारे में बता रही हूँ, और कन्या के लिए भी इतना अधिक प्रभाव नहीं होता है, लेकिन पुरुषों का ज़्यादा प्रभाव होता है। तो विवाह से पूर्व ऐसे लड़के की आपको अच्छे से जांच पड़ताल अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि राहु छल कपट, धोखा, बेईमानी, झूठ इत्यादि, फरेबी इत्यादि का कारक माना जाता है। तो ऐसा जो जातक है वो छल कपट करने वाला होगा। विवाह से पूर्व इनके माता पिता ने या जातक ने जो भी अपने बारे में चीज़ें बताई होंगी, यह विवाह के पश्चात अगर आप देखेंगे तो इसमें सच्चाई बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, और आगे चल के इन दोनों में जो हस्बैंड वाइफ में है, इन दोनों में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनेगी, और फिर कला कलेश के कारण तलाक तक के योग भी बन जाएंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जो कुंडली में बनते हैं, वो सारे योग मैं यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप इन योगों को समझ के चलिए। अगर इस प्रकार के योग अगर कुंडली में बन रहे हैं, तो आपको पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए। बेशक आप अपने बच्चों के लिए 10 की जगह 50 कुंडलियों का मिलान करिए, लेकिन एक ऐसे वैवाहिक जीवन उनको दीजिए ताकि आगे चल के उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो। लेकिन अगर चाहे कन्या हो या पुरुष हो, अगर उनकी कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं, तो क्या ये योग भंग हो रहे हैं या नहीं, इसकी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं, इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो आशा करती हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपको ये पसंद आई होंगी। आज यही तक। इति शुभम। नमस्कार।